नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेंसलाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बहुपद यानी पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ये तीसरा क्लास है और इसके पहले की क्लासेस में हमने कुछ कंसेप्ट देखे थे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और आज भी हम वही करेंगे। जो हमारे टॉपिक बचे हुए थे उसको आज हम फिनिश करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एक चर में n घात वाला बहुपद। सबसे पहले दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा चीज़ों को हम रिकैप करा दें ताकि ये समझने में आपको बहुत ही आसानी हो। इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन जो भी है आपके पिछले क्लास पे आधारित है, इसलिए आप या तो पहले वाला क्लास एक बार डिटेल में देख लें या जरा सा मैं रिकैप करा रहा हूँ। अगर आपने क्लास देखा होगा तो ये आपको आसानी होगी समझने में। देखिए, पहली बात, पॉलिनोमियल के बारे में आप जानते हैं और इस चैप्टर के बारे में भी आप जानते होंगे कि हम इसमें पूरे चैप्टर में जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो है n घात वाला बहुपद है, ये भी जो है एक चर में n घात वाला बहुपद है। इसकी घात केवल n है और इसके पहले दोस्तों घात के आधार पर आपने पॉलिनोमियल के जो है नामों को देखा था। जैसे आपने क्या देखा, रैखिक बहुपद देखा। यहाँ पर मैं एक बार रिकैप करा दूं ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में। जैसे आपने देखा क्या, रैखिक बहुपद देखा था दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल देखा था और इसकी घात जो है, इस बहुपद की घात एक होती थी, इसलिए इसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल रखा गया, यानी रैखिक बहुपद रखा गया। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ax प्लस बी होता था, याद है, जहां पर a और b कांस्टेंट होते थे। a 0 नहीं हो सकता, ठीक है, और x जो है एक चर राशि है जिसकी घात 1 है, इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल की घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है। दूसरा दोस्तों आपने देखा था द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था दोस्तों? इसकी डिफिनीशन ये होती थी, पहले डिफिनीशन देखें। इसमें दो घात होता था, इस बहुपद की घात 2 होती थी। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ओके, अब इसमें टोटल पद मैक्सिमम कितने हो सकते थे? तो 3 पद हो सकते थे और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ax² प्लस bx प्लस c, है ना। और तीसरा आपने देखा था त्रिघात बहुपद और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होता था? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम कितने पद होते थे? 1 2 3 एंड 4, 4 पद होते थे दोस्तों। अगर हम इसी तरह से अनंत तक 3 घात 4 घात 5 घात वाले बहुपद, 6 घात वाले बहुपद, ठीक है, लिखते जाएं तो अनंत तक कैसे लिखते जाएंगे? तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म देने के लिए अगर हम इसी को n घात वाला बहुपद कह दें, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं तो क्या होगा? वही बात हमें यहाँ पर जानना है, ठीक है दोस्तों, वही बात जानना है। तो देखिए, अगर n घात वाला बहुपद हो, जैसे 1 घात वाला बहुपद था, फिर 2 घात वाला, फिर 3 घात वाला, ठीक है, और एक ही वेरिएबल में, देखिए ये सभी एक ही वेरिएबल में है, सब में केवल x है, y नहीं आया, z भी नहीं आया, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों वो क्या है? जैसे आपने लिखा an x⁴n प्लस, अब इससे एक वैल्यू पहले का लेंगे an-1 प्लस डॉट 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 प्लस लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बार ऐसी भी कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, जैसे n तो मैक्सिमम है, इसका लिमिट है, n से जो एक संख्या कम का ले रहे हैं, फिर उससे कम का ले रहे हैं, फिर उससे कम का। जैसे यहाँ पर देखिए ना, जब हम कोई भी लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म तो सबसे पहले बड़ी घात वाले को लिखते हैं। देखिए x की घाते 10 लिखा, फिर उससे छोटी घात को लिखा, फिर उससे भी छोटी घात को लिखा, अंत में एक कांस्टेंट बच रहा है, ठीक है, ये लिखा। वही काम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो पद है, पहला पद, इसमें सबसे बड़ी घात n लिखा, इसके बाद वाले चर में जो हमने घात लगाया उसमें एक घात कम लगाया, इसके बाद वाले में एक घात और कम लगाएंगे। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा जब
यक्स की घातें हम n जो है n एक समय ऐसा आएगा जब ये 2 हो जाएगा, होगा ना। एक समय ऐसा आएगा, अब यहाँ पर कुछ भी आ सकता है ABCD, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये n-1 है तो यहाँ पर भी कुछ आए ही, ठीक है, कुछ ऐसा ही आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है x पावर जो है यहाँ पर जैसे 2 है, x पावर 1 आ जाए, ठीक, प्लस A0 आ जाता है, ये है फॉर्म। देखिए फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, यहाँ पर देखिए उससे छोटी घात 1, फिर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। इस वाले में भी देखिए सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले हमने इस टर्म को लिखा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, यानी इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। यहाँ पर भी सबसे बड़ी घात हमने n को माना है, तो उसकी छोटी घात क्या होगा, n-1 होगा। फिर यहाँ पर जो आएगा n-2 अलग घात वाला होगा, फिर n-3, ऐसे करते करते एक समय ऐसा भी तो आएगा जब यस की घातें 2 होगी, फिर उसके जस्ट पहले वाली यस की घातें 1 होगी, फिर उसके जस्ट पहले वाली यस की घातें 0 होगी, यानी उसका मान 1 हो जाएगा। तब 1 से कांस्टेंट में जब गुणा होगा तो इसका मान एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। जैसे हर जितने भी यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक कांस्टेंट टर्म लास्ट में है, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म है ना। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो हमने लिखा, ये जो है यही एक चर में n घात वाला बहुपद का एग्जाम्पल है, या स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, ठीक है। जहां a1 बराबर a1 a2 a3 डॉट 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 an तक, यहाँ से a1 a2 a3 भी आएगा, फिर ऐसे से an-1 आएगा, फिर लास्ट में an आएगा, ठीक है, an-1, फिर लास्ट में an आएगा। ये जो है ये क्या है, आर कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। यहाँ a0 से लिखेंगे, a0 a1 a2 a3 an-1 an, ठीक है, आर कांस्टेंट। तो ये है दोस्तों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से दोस्तों एक और बहुपद है, जैसा कि एक घात वाला बहुपद, 2 घात वाला, 3 घात वाला आपने देखा, एक और भी ऐसा बहुपद है जिसको हम शून्य बहुपद कहते हैं, जिसकी घात डिफाइन नहीं की गई है, वो बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद, देखिए शून्य बहुपद क्या होता है दोस्तों, जैसे ये सारे टर्म आपने लिखे हैं, उसके जितने भी कांस्टेंट टर्म है ना दोस्तों, उसका मान 0 होता है। जैसे एक ऐसी कंडीशन जब a0 बराबर a1 बराबर a2 बराबर a3 डॉट 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 सुन बराबर an-1 बराबर an, और ये सब बराबर हो जाता है दोस्तों 0 के बराबर हो जाता है। तब इस केस में वो जो बहुपद है उसे शून्य बहुपद कहेंगे, और इसे शून्य से प्रदर्शित करेंगे। शून्य बहुपद को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, और उसमें सभी कांस्टेंट टर्म का मान जो है बराबर होता है और 0 के बराबर होता है। और इसलिए अब जिस चीज में 0 से गुणा हो, मान लीजिए 0 गुणे x है, कोई भी चर है, तो उसकी घात आप कैसे डिफाइन करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो सब कुछ 0 हो जा रहा है, ठीक है, तो x की घात इसलिए इसकी डिफाइन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। मैं एक बार समय देख लेता हूँ, क्योंकि हमें प्रश्नावली भी करनी है दोस्तों। 9 मिनट हुए हैं और मैं यहीं पर जो है आप प्रश्नावली पर चलूँगा। आइए दोस्तों अब हम प्रश्नावली पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 2.1। इससे पहले दोस्तों जितने भी टॉपिक थे अब क्लियर हो गए हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, ये आधारित है जो हमने पहले क्लास में, इस बहुपद वाले पहले क्लास में जो कंसेप्ट बताया था उस पर आधारित ये प्रश्न है। और इस पर आधारित हमने 2 प्रश्नों को देखा था, यानी पहले का जो है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड प्रश्न हमने देखा था, और यहाँ पर हमने जो है चौथा, पांचवा और तीसरा प्रश्न जो है दोबारा से ले लिया है आपको एक बार रिमाइंड कराने के लिए। तो चलिए देखते हैं फटाफट इसमें करना क्या है। दोस्तों इसमें प्रश्न ये है, पहले बात तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, हम NCERT की बुक फॉलो करें, कक्षा 9 की जो गणित है इसे आप ध्यान से देखें, ठीक है, यही बुक है। और प्रश्नावली चल रही है आपकी
2.1 ये प्रश्नावली है, ध्यान से देखें। और इसमें जो है, जो पहला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक में कौन एक चर में बहुपद है कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, एक चर में बहुपद पूछा है, तो पहली बात तो बहुपद होने के लिए जो कंडीशन थी जरा याद कीजिए क्या थी। एक चर में बहुपद पूछा है तो भाई जाहिर सी बात है उसमें चर तो एक ही होगा। तो पहला वाला देखिए, इसमें जो पहला है, नहीं चौथा प्रश्न पहले का, ये जो बहुपद है, अगर बहुपद है कि नहीं ये पहले बताइए। देखिए y ये बराबर है y प्लस 2 इंटू वाई पावर -1, ठीक है। क्या ये बहुपद है? चर तो इसमें एक ही है, y है, यहाँ भी y है, चर वाले कंडीशन में कोई डाउट नहीं, लेकिन चर तो एक ही है, लेकिन क्या ये बहुपद है? बहुपद की डिफिनेशन ये है दोस्तों, बहुपद के सभी जितने भी उसमें चर हैं, चर की घात जो है कोई होल नंबर होनी चाहिए, यानी कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और होल नंबर आप जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाता है, उसमें से कोई संख्या होनी चाहिए, ठीक है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसकी घात जो है -1 है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, नहीं है दोस्तों, ठीक है। कारण हमने बता दिया क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसमें चर की घात जो है -1 है। इस वाले में तो सही है, यहाँ पर 1 है इसकी घात, लेकिन यहाँ पर -1 है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अगला देखिए, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। अब देखिए पूछा है क्या एक चर में बहुपद है, तो देखिए दोस्तों वैसे तो ये बहुपद है, क्यों? क्योंकि जितने भी चर हैं सबकी घात जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है या एक पूर्ण संख्या है। देखिए 10 भी पूर्ण संख्या है, y की घातें 3 है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, t की घातें 50 भी एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों ये जो है बहुपद तो है, लेकिन एक चर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक चर है x, दूसरा है y, तीसरा है t। ये जो है तीन चर में बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। और ये तो बहुपद ही नहीं है, बहुपद ही नहीं, बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर चर की घातें -1 आ गया, ठीक है, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। और यहाँ पर सारे तो पूर्ण संख्या है, लेकिन जो है एक चर में नहीं है, यानी ये पूरा जो है ये बहुपद तो है, लेकिन ये तीन चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, t के घात 3t पावर जो है 3√t लिखा हुआ है, यानी इसका वैल्यू है 3t⁻1/2 प्लस t⁻1 इंटू √2। दोस्तों यहाँ पर भी देखिए इसकी जो घात है 1/2 है, यानी ये क्या है? ये होल नंबर नहीं है, 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए जो है यह भी बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों पहले प्रश्न का पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, हम प्रश्नावली जो हमारा 2.1 है, समय कितना है? समय जो है 13 मिनट हुआ है, और 27 या 28 या 29 मिनट तक मैक्सिमम ये हमारा वीडियो बनेगा, ठीक है, इस क्लास का। तो उसमें अब जितना भी कवर हो सकेगा कवर करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2, देखिए प्रश्नावली 2.1 है, NCERT की बुक है आपकी। और ये देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित बहुपदों में x² का गुणांक बताइए। तो दोस्तों किसी भी संख्या का गुणांक क्या होता है? उस संख्या में जिस भी संख्या से गुणा हुई रहती है वही उसका गुणांक कहलाता है, ठीक है, कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे अगर कोई लिखा है कि 15 × 3, इसमें कहा कि 3 का गुणांक बताइए, 3 का गुणांक क्या है? 15 है, क्योंकि 15 से 3 में गुणा हुआ है, ठीक है। चलिए, और अगर कोई कहे एक संख्या 15, इस 15 में जो है 3 का गुणांक बताइए, तो 15 बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 3, तो जो है 3 का गुणांक क्या हो गया? 5 हो गया,
है ना। तो गुणांक यानी कोफिशिएंट का मतलब आप समझ गए हैं। अब बताइए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो पहला प्रश्न देखिए, एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा गया है, ये है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ पर किसी संख्या से गुणा है, यहाँ तो केवल एक्स स्क्वायर है, यानी किससे गुणा है। कोई संख्या स्वयं अपनी संख्या में तभी दिखाई देती है जब उसमें केवल एक से गुणा हुआ हो। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया दोस्तों, गुणांक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, बराबर 1 हो गया, 1 होगा ना। चलिए अगला देखिए दूसरा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या है, तो चूंकि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा, जब इसमें -1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया, -1 आ गया, यहाँ पर गुणांक -1 आ गया, है ना। अगला देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए दिख रहा है, यहाँ पर π/2 है, π/2 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ है ना। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। भैया यहाँ पर तो है एक्स स्क्वायर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे आप, अगर यहाँ पर +0 गुणे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। इसलिए देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, आई होप कि आसानी से समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। द्विपद मतलब दो पद हो, और एक पद मतलब एक ही पद हो, ठीक है। पद की संख्या कितनी हो, इसको कहते हैं मोनोमियल, और इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। इस बहुपद को बाइनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए टर्म के आधार पर जो है इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी पद के आधार पर इसको मोनोमियल बोलेंगे एक पद वाले बहुपद को, और इसको बाइनोमियल। याद आया आपको, ठीक है, ये कंसेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। अब कह रहे हैं कि 35 घात के द्विपद, यानी एक ऐसा द्विपद बनाइए जिसकी घात 35 हो। तो देखिए द्विपद का मतलब होता है दो पद होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लिखे x की घाते 35, ठीक है, प्लस b लिख दें, या कोई दूसरा कांस्टेंट 5 लिख दें, तो ये क्या हो गया, 35 घात में जो ये बहुपद आ गया। ऐसा भी लिख सकते हैं 7x की घाते 35 प्लस 6 भी लिख सकते हैं। 7 का मतलब 7 तो एक गुणांक है, ठीक, इससे मतलब नहीं है, ए एक पद है और ये दूसरा पद है, दो पद हो गए, और इस पूरे बहुपद की जो घात है वो 35 है। क्यों, क्योंकि जो इसकी चर राशि है, चर की घात 35 है, चर की मैक्सिमम घात 35 है। अच्छा, कोई अगर कहे 8x की घाते 35 प्लस 6x, क्या ये 35 घात के द्विपद है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर दो पद है, पहला पद दूसरा पद, और जो x की घात है वो 35 है, ठीक है, और x की घात 35 है, और जो है इसमें दो पद शामिल हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका उदाहरण है, तो ये भी इसका उदाहरण है, ये भी सही है, ये भी उदाहरण है। इस तरह से इसको पूछने का अर्थ ये है कि आप इसके कंसेप्ट को समझ गए हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अनंत ऐसे एग्जाम्पल बनते चले जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगर कोई कहे 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए, यानी कोई एक पदी बहुपद आपको बनाना है जिसकी घात 100 हो। तो देखिए x की घात 100 अपने आप में एक पदी, ठीक है, एक पदी जो है मोनोमियल है। यहाँ पर 5x की घात 100 लिख सकते हैं, कोई भी ax की घात 100 लिख सकते हैं। a का मतलब एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 मतलब कोई भी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म ही आएगा यहाँ पर।
ठीक है। और क्योंकि कोफिशिएंट है तो यहाँ पे लगाइए या ना लगाइए, लेकिन पद तो एक ही होना चाहिए। और इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म आप ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बाध्यता है कि एक ही पद होना चाहिए और उसकी घात 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसका भी ऐसे अनंत आंसर जाएगा। ठीक, तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने हाजिर है और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात लिखिए। ठीक है, तो प्रत्येक बहुपद, हमने 4 बहुपद यहाँ पर दिए हुए हैं, कहें कि इनकी घात बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए देख लेते हैं फटाक से। देखिए पहला प्रश्न क्या है, तो बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, उसमें जो उपस्थित चर होता है उसमें जो मैक्सिमम घात होती है जिस चर की, वही उस पूरे बहुपद की घात कहलाती है। ठीक, तो इसमें देखिए मैक्सिमम घात किसकी है, ये देखिए यस की घात है 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे ज़्यादा घात है 3। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, घात बराबर होगी 3। इस बहुपद में देखिए चर राशि क्या है, यानी वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है y, और y की घात 2 है, तो 2 ही इसकी घात हो गई। और कोई वेरिएबल है भी नहीं, तो 2 होगी इसकी घात। इस बहुपद की बात करें तो दोस्तों, तो यहाँ पर है t की घातें 1 है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये जो है, ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ये एक बहुपद है। ठीक है, तो ये जो बहुपद है इसकी घात जो है, इसमें एक ही चर है t, और जो है उसकी घात 1 है, तो इसकी पूरे बहुपद की घात क्या हो गई, इसकी घात भी 1 हो गई, है ना। अगला प्रश्न है 3 लिखा है, अरे बाप रे, अब क्या करें, इसमें तो कोई चर ही नहीं दिया है, अब इसकी घात क्या बताएं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप एक चर ये बराबर 3 की घातें यस की घातें 0, 3 इंटू यस की घातें 0 लिख दीजिए, तो इसकी घात क्या हो गई, इसकी घात बराबर 0 हो गई, है ना दोस्तों, इसकी घात 0 हो गई। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत आसानी से आप कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, और इस प्रश्न पे क्या कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती हैं। दोस्तों जो आपने सुबह वाली वीडियो यानी इसके पहले वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें आपने रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद आपने आसानी से पढ़ी होगी। ठीक है, और आज जब मैं ये वीडियो शुरू किया था, ये क्लास शुरू किया था, तो शुरू में ही उसको रिकैप भी करा दिया था, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म का जिक्र कर दिया था, उसमें कितने पद होते हैं ये भी बता दिया था, मैक्सिमम कितने पद हो सकते हैं। तो बताना है निम्नलिखित बहुपदों में से, कुछ बहुपद दिए हैं, कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो चलिए देखते हैं। पहला बहुपद देखिए x² + 1। तो रैखिक बहुपद का डिफिनीशन क्या है दोस्तों, रैखिक बहुपद का डिफिनीशन यही ना है कि कोई बहुपद जिसकी घात 1 होती है। ठीक है, क्या इसकी घात 1 है दोस्तों, तो देखिए इस बहुपद की घात क्या है, सबकी घात लिख दीजिए, सबसे आसान मेथड है, सबकी घात लिख दीजिए। तो इसकी घात जो है, घात निकालना अभी मैंने बताया, इसकी घात है क्या, 2 है। देखिए मैक्सिमम घात तो 2 है, इसलिए ये कैसा है, ये द्विघाती है, द्विघाती बहुपद है, बहुपद। अगला देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम घात देखिए 3 आ रहा है चर की घात, तो ये क्या है, त्रिघाती हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। ठीक है, अगला देखिए, इसकी मैक्सिमम घात देखिए 2 है, तो ये क्या है, द्विघाती हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। अगला देखिए, यहाँ पर 3t है, यहाँ पर देखिए t की घातें 1 है। ठीक है, 3t का मतलब t की घातें 1, यानी ये क्या है, रैखिक है दोस्तों, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है ये। और अगला है x² है, ये कैसा है, ये द्विघाती बहुपद है, इसकी घातें 2 है, तो ये क्या है, द्विघाती या क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल है। अगला है दोस्तों 7x3, यहाँ पर x की घात 3 है, ये क्या है? त्रिघाती बहुपद है। एक प्रश्न और है दोस्तों, शायद छूट गया है, 1 + x। अब 1 + x में आप खुद बताइए क्या है? x की घात 1 है, यानी क्या है? ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, क्या है? रैखिक है, यानी लीनियर है, लीनियर बहुपद है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हमने इस प्रश्नावली को समाप्त किया। 5 प्रश्न हो गए हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे, फिर उस पर आधारित जो प्रश्नावली होगी उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।